तो कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहां हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम ग्रेग और हैदर हैं। ये दोनों टूरिस्ट हैं, साथ ही वो दोनों एक ही हॉस्टल में रुके हुए थे। वहीं से उनकी जान पहचान हुई थी। ये अपने ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया में घूमने आए हैं, लेकिन ये अपने ग्रुप से अलग होकर शार्क केज वाला एक्सपीरियंस लेने निकल जाते हैं। वो दोनों साथ मिलकर टकर्स एक्सपीरियंस नाम की एक कंपनी की बोट पर आ जाते हैं, जो शार्क के साथ रोमांचक एक्सपीरियंस देने का वादा करती थी। जहां पहुंचने पर वो दोनों देखते हैं कि टूरिस्ट वाली जगह पूरी तरह सुनसान होती है, लेकिन वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम डेव है। डेव उनसे कहता है कि टकर अभी हॉलीडेज पर है, इसलिए वो तुम्हें लेकर नहीं जाएगा। तभी अचानक टकर खुद वहां पर आ जाता है, जो खुद को बोट का कैप्टन बताता है और कहता है कि वो ही इस टकर्स एक्सपीरियंस को चलाता है। अब क्योंकि टकर हॉलीडेज पर था, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद टकर दोनों को बोट में बैठाकर समुद्र की ओर निकल पड़ता है। खैर, रास्ते में बातचीत के दौरान टकर उन दोनों को अपनी पुरानी कहानी बताता है कि बचपन में उसने शार्क अटैक सर्वाइव किया था, जिसके स्कार्स आज तक उसके शरीर पर हैं। साथ ही वो उन्हें एक अखबार की रिपोर्ट भी दिखाता है, जिसमें उसके बचपन में हुए शार्क अटैक का जिक्र था। इसलिए उसी दिन से शार्क्स के साथ उसे अजीब सा ऑब्सेशन हो गया है। हैदर कहती है कि ये जॉब तुम्हारे लिए कितनी टफ होती होगी। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि तुम शार्क अटैक से बचे थे। इसके बावजूद फिर भी शार्क्स के बीच में ही काम करना पड़ता है। तुम्हारे लिए ये तो बहुत डरावना एक्सपीरियंस होगा। मैं होती तो दोबारा कभी पानी के पास ही न जाती। पर टकर उसे कहता है कि वो शार्क की गलती नहीं थी, जिसके बाद वो पानी में खून डाल देता है, जिससे वहां पर काफी सारी शार्क्स आ जाती हैं। अब डाइव करने का समय आ चुका था, इसलिए टकर हैदर और ग्रेग को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके धीरे धीरे पानी में उतारता है। चारों ओर शार्क तैर रही थी, जिसे देखकर हैदर घबराकर ग्रेग का हाथ पकड़ लेती है और धीरे धीरे खुद को संभालते हुए उस रोमांचक पल का मजा लेने लगती है। इतने करीब से शार्क को देखकर और ये जानकर कि शार्क्स अग्रेसिव नहीं होती, उन्हें काफी मजा आता है। खैर, अब हंसते खेलते वो दोनों वापस बोट पर आ जाते हैं और टकर को थैंक्स बोल ही रहे होते हैं कि तभी टकर ग्रेग के गले में चाकू मारकर उसे वापस पानी में फेंक देता है। हैदर चिल्लाती रहती है, लेकिन इस बीच समंदर में उसकी चीख को सुनने वाला कोई नहीं होता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अमेरिकन लड़की जफर को दिखाया जाता है, जो सर्फिंग करने के बाद गोल्ड कोस्ट के पास एक दुकान में पहुंचती है। वहीं उसकी मुलाकात मोजिस नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से होती है, जो अपनी कार के लिए एक जरूरी केबल ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उसे हेल्प चाहिए थी। अब क्योंकि जफर के पास बड़ी कैंपर वैन थी जिसमें वो रहती है, फिर भी वो मोजिस की हेल्प करने से मना कर देती है, क्योंकि वो लोगों से दूर रहना पसंद करती है। जिसके बाद जफर बाहर पार्किंग लॉट में पहुंचती है, तो उसने अपने कप में आइसक्रीम छुपाकर रखी हुई थी, जिसे निकालकर वो चुपचाप खाने लगती है। तभी वहां उसकी दोबारा मोजिस से मुलाकात हो जाती है। मोजिस जफर से दोबारा हेल्प मांगता है, लेकिन जफर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। तब मोजिस इशारों में उसे धमकी देता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो दुकान में उसकी चोरी की बात सबको बता देगा। ये सुनकर जफर नाराज हो जाती है। अब वहां का माहौल बिगड़ता देख मोजिस फौरन अपना लहजा बदल लेता है। वो सफाई देता है कि वो तेज धूप में कई ब्लॉक पैदल चलकर आया है, इसलिए उसे कार तक लौटने के लिए लिफ्ट चाहिए। जफर कुछ देर सोचती है और उसकी बात मान लेती है। इसी हेल्प के चलते वो दोनों इतनी बातें करते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को ही सर्फिंग में इंटरेस्ट था। जिसके चलते रात में जफर की वैन मोजिस के घर के बाहर होती है और वैन के अंदर वो इंटीमेट हो रहे होते हैं। इसी दौरान मोजिस बिना कुछ जाने एक फिन की वैन से बाहर फेंक देता है, जो कि सर्फिंग बोर्ड में फिन लगाने के काम आती है। अब मोजिस इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो चुका होता है। उसका कहना होता है कि हम दोनों किसी रीजन से मिले हैं, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन जफर एक जगह रुकने वालों में से नहीं थी। वो मोजिस के घर के अंदर तक नहीं जाती, जबकि मोजिस उस पर दिल से फिदा हो चुका होता है और उसके लिए खाना तक तैयार कर रहा होता है। लेकिन जब तक मोजिस पैनकेक बनाकर लाता है, तब तक जफर वहां से जा चुकी होती है, जिससे मोजिस काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद जफर सर्फिंग करने एक बीच पर जाती है, जहां वैन पार्क करने के बाद उसे अपने सर्फ बोर्ड में फिन की लगाना था, लेकिन फिन की उसके पास नहीं थी, क्योंकि वो तो मोजिस ने बाहर फेंक दी थी। वहीं पास ही में एक ट्रक खड़ा था। जफर उस ट्रक में से फिन की ढूंढने लगती है, तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने टकर खड़ा होता है, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। टकर बिना कुछ पूछे उसे एक फिन की दे देता है और कहता है कि उसके पास ऐसी कई फिन कीज हैं। साथ ही वो जफर की अकेले सर्फिंग करने की हिम्मत की तारीफ भी करता है। इसके बाद जफर उसे थैंक्स बोलती है और अपने सर्फ बोर्ड को ठीक करने लगती है। उसी समय मोजिस जफर को खाने की एक फोटो भेजता है और मैसेज करता है कि क्या वो उसके साथ सर्फिंग पर चलना चाहेगी। लेकिन इससे पहले कि जफर कोई रिप्लाई कर पाती, पीछे से टकर आकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। बहुत लंबी ड्राइव करने के बाद वो अपनी बोट तक पहुंचता है। फिर जफर को बोट में डालकर समंदर में कहीं निकल जाता है। सुबह तक मोजिस भी बीच पर पहुंच चुका होता है, लेकिन जफर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर वो उसका फोन ट्राई करता है, लेकिन फोन भी वैन के अंदर बज रहा होता है। टकर चालाकी दिखाते हुए जफर का सर्फ बोर्ड वैन में से निकालकर फेंक देता है, लेकिन फोन छोड़ देता है ताकि ऐसा लगे कि जफर सर्फिंग करने गई थी और पानी में ही डूब गई होगी। उधर जफर की आंख खुलती है तो वो बोट के नीचे वाले रूम में होती है, जहां उसे एक बेड से बांधा गया था और साथ वाले बेड पर बंधी हुई होती है हैदर।
जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, यानी वो अब भी जिंदा होती है। जफर घबराकर चिल्लाने लगती है, लेकिन इस बीच समंदर में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। हैदर उसे समझाती है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ समंदर में हमारी आवाज सिर्फ हम तक ही आती है। साथ ही वो बताती है कि वो खुद यहाँ बहुत समय से फंसी हुई है। ये सुनकर जफर और भी ज्यादा घबरा जाती है। जफर हथकड़ी खोलने का कोई सामान ढूंढने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके आसपास नहीं होता। इसी बीच जफर की नजर दीवार पर पड़ती है, जिस पर एक लड़की का नाम लिखा होता है। उस नाम को देखकर जफर कुछ देर के लिए सुन्न रह जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पहले भी किसी लड़की को कैद किया गया था, जिसने उम्मीद हारकर दीवार पर अपना नाम लिखा होगा। जब उसे यकीन हो गया होगा कि अब वो नहीं बच पाएगी, उधर टकर आराम से डेक पर बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। इसी बीच जफर हैदर से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई ढूंढने आएगा। हैदर बताती है कि मेरे साथ एक लड़का था इसी बोट पर, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये तुम जानना नहीं चाहोगी। पर जफर उसकी बातों से ही समझ चुकी होती है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। फिर हैदर वही सवाल जफर से पूछती है। जफर हल्की मुस्कान के साथ उदासी छिपाते हुए कहती है कि मुझे भी कोई मिस नहीं करेगा। लेकिन जफर को ये नहीं पता होता कि मोजिस अब भी उसके बारे में सोच रहा था। जब मोजिस देखता है कि जफर की वैन बीच से टो की जा रही है, तो उसे शक होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो वैन ही जफर का घर है। उसके बिना वो कहीं नहीं जाती थी। इसलिए मोजिस सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, क्योंकि अब उसे जफर की चिंता होने लगी थी। लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाला बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कहता है कि वो तो एक घूमती फिरती सर्फर है, शायद कहीं घूमने निकली होगी। ये सुनकर मोजिस खुद ही जफर को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी ओर जफर पूरा दिन हाथ पैर मारती रहती है, लेकिन वो फ्री नहीं हो पाती। फिर रात में उसका ध्यान हैदर की बिकिनी पर जाता है, जिसके अंदर एक पतला सा वायर होता है। जफर वो वायर निकालकर हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी टकर उन दोनों के लिए ब्रेड और पानी लेकर आ जाता है। वो रूम बहुत गर्म होता है, जिस वजह से दोनों के गले सूख रहे थे। हैदर जल्दी से पानी पी लेती है, लेकिन जिस तरह से वो खुद को ढक रही थी, टकर को शक हो जाता है। टकर चादर हटाने ही वाला होता है कि जफर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहती है, मेरा खाना मुझे दे दो, जिसके बाद वो भी पानी पी लेती है। थोड़ी देर बाद टकर वहां से चला जाता है और जफर फिर से हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसके ऊपर बेहोशी छाने लगती है, क्योंकि टकर ने पानी में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। इससे पहले कि वो खुद को आजाद कर पाती, टकर उसे पकड़ लेता है और जब जफर की आंख खुलती है तो वो खुद को डेक पर एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। टकर ने हैदर को भी एक हार्नेस पर बांध रखा था। सामने एक कैमरा सेट किया हुआ था, सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, और इस पूरे सीन को वो अपना शो कह रहा था। टकर अजीब स्पीच देना शुरू करता है। वो शार्क की तारीफ करते हुए कहता है कि शार्क दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति है और गॉड ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, पानी में, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था और वहीं पर सब कुछ खत्म भी होगा। इसके बाद टकर हैदर के कुछ बाल काटकर अपने पास रख लेता है। फिर वो पानी में खून डालता है, जिससे वहां बहुत सारी शार्क्स आ जाती हैं। फिर वो हैदर को पानी में छोड़ देता है। पानी, हैदर की छटपटाहट और खून की वजह से शार्क्स उस पर टूट पड़ती हैं और उसे मार देती हैं। ये पूरा सीन टकर कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। जफर ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है और पूरी तरह दहशत में आ जाती है। कांपते हुए वो अपना और हैदर का नाम नीचे दीवार पर लिखने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि दीवार पर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे गए थे, जिन्हें बाद में पेंट करके छुपा दिया गया था। यानी टकर सिर्फ एक साइको नहीं बल्कि एक सीरियल किलर भी है, जो कई टूरिस्ट लड़कियों की जान ले चुका है। इसका सबूत उसके पास रखी हुई वीडियो टेप्स का कलेक्शन था, जिनके साथ उन लड़कियों के बाल भी रखे हुए थे। अब इनमें एक नई टेप जुड़ चुकी थी, हैदर की, और अगली टेप बनने वाली थी जफर की। अगली सुबह हम हैदर का बचा कुचा हिस्सा पानी में तैरते हुए देख पाते हैं, जो काफी डरावना लगता है। उधर मोजिस अब भी जफर की तलाश में बीच पर भटक रहा होता है। तभी उसे जफर का सर्फ बोर्ड मिल जाता है, जिसे देखकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि जफर का सारा सामान वहीं था, लेकिन वो खुद कहीं भी नहीं थी। यानी कुछ तो गड़बड़ थी। रात होते ही टकर फिर से नीचे आता है। वो जफर के लिए पानी और ब्रेड लेकर आता है, लेकिन जफर गुस्से में लात मारकर सारा सामान गिरा देती है और टकर को गुस्से में कहती है, तू खुद को शार्क समझता है, पर असल में तू बस एक कीड़ा है। ये सुनकर टकर कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जफर का ध्यान उस बाल्टी पर जाता है जो पास में रखी होती है। वो बाल्टी का हैंडल तोड़कर उससे एक नुकीला हथियार बना लेती है, क्योंकि उसे पता था कि टकर फिर से आने वाला है। अब क्योंकि जफर ने पानी नहीं पिया था, इसलिए टकर उसे बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वो पास आता है, जफर उस पर बाल्टी के नुकीले हैंडल से हमला कर देती है और वो हैंडल उसके अंदर घुसा देती है, जिससे टकर चीखते हुए दूर गिर जाता है। फिर जफर जल्दी से उसकी पैंट से चाबी निकालकर खुद को फ्री कर लेती है, लेकिन जैसे तैसे टकर उसके पैर में इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। ऊपर जाकर जफर रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी उसे दूर एक बोट दिखाई देती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उस बोट पर पार्टी चल रही होती है और उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। इतने में टकर भी ऊपर आ जाता है। जफर उसका कैमरा उठा लेती है, जिसे टकर उससे वापस मांगता है, लेकिन जफर गुस्से में वो कैमरा पानी में फेंक देती है और इसी प्रोसेस में वो खुद भी पानी में गिर जाती है। वो इस उम्मीद में तैरती है कि शायद वो सामने वाली बोट तक पहुंच जाएगी, लेकिन बीच में ही बेहोश हो जाती है। टकर उसे पानी से बाहर निकालकर वापस बोट में ले आता है और उसे फिर से नीचे कैद कर देता है। अब क्योंकि उसके पास कैमरा नहीं होता, इसलिए वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। इस वजह से वो जफर को मारने का प्लान टाल देता है और सोचता है कि पहले उसे एक नया कैमरा खरीदना होगा। इसलिए वो बोट लेकर वापस किनारे की ओर निकल जाता है।
लेकिन जाते जाते वो जफर को फिर से बोट के अंदर बंद कर जाता है। दूसरी तरफ अब पुलिस भी जफर की तलाश में जुट जाती है, लेकिन मोजिस को अब भी चैन नहीं होता। वो बीच की पार्किंग वाली सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसे फुटेज में जफर की वैन के बाद टक्कर का ट्रक दिखता है, जिस पर टक्कर्स एक्सपीरियंस का लोगो भी होता है। ये देखकर मोजिस थोड़ा सर्च करता है और उस जगह का एड्रेस निकालकर बोट तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो बोट पर चढ़ता है, उसे नीचे से जफर की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ब्रेक इन करता है और नीचे पहुंचता है। जफर उसे देखकर खुश भी होती है और हैरान भी, क्योंकि वो सोचती है कि ये इतना सब होने के बाद भी कैसे यहाँ तक पहुंच गया। जफर कहती है, ऊपर से कुछ ले आ जिससे मैं फ्री हो सकूं, और पुलिस को कॉल कर। मोजिस ऊपर जाकर फोन करता है, लेकिन तभी टकर वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। फोन पुलिस तक लग चुका था, लेकिन टकर मोजिस को बोलने नहीं देता और उसका फोन तोड़ देता है। साथ ही मोजिस को बुरी तरह जख्मी भी कर देता है। फिर भी मोजिस हार नहीं मानता और टकर को ऑलमोस्ट मार ही देता है, लेकिन तभी पीछे से डेव आकर मोजिस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि टकर असल में क्या कर रहा था। जैसे ही डेव को जफर की आवाज सुनाई देती है, उसे पूरा सच समझ आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे पहले कि डेव कुछ और कर पाता, टकर उसे भी बहुत बुरी तरह मार देता है। अब टकर को लगने लगता है कि किनारे पर रुकना सेफ नहीं है, इसलिए वो बोट लेकर एक सुनसान आइलैंड के पास पहुंचता है और मोजिस को भी जफर के साथ वाले बेड पर बांध देता है। मोजिस अपने दिल की बात कह ही रहा होता है कि तभी टकर वहां आ जाता है और दोनों को ऊपर डेक पर ले जाता है, क्योंकि उसने डिसाइड किया होता है कि अब अगली टेप आज ही रिकॉर्ड करेगा। इस बार वो एक नया तरीका अपनाता है। टकर पहले डेव की बॉडी के टुकड़े पानी में फेंक देता है, जिससे शार्क्स वहां खींचे चले आते हैं। फिर वो मोजिस को पानी में धकेल देता है, लेकिन जफर उसे समझा चुकी होती है कि शार्क की प्रेजेंस में बिल्कुल भी हलचल मत करना। इसलिए मोजिस एकदम शांत रहता है और उसकी ये चाल काम कर जाती है। शार्क्स उसे स्निफ तो करती हैं, लेकिन अटैक नहीं करती। कुछ देर बाद टकर उसे वापस बोट पर खींच लेता है, लेकिन इस बार वो ज्यादा रूथलेस हो जाता है। वो मोजिस को कई बार स्टैब करता है और फिर एक बार फिर से उसे पानी में फेंक देता है। मोजिस अब लगभग मरने की कगार पर होता है, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर एक लाइफ गार्ड हेलीकॉप्टर पर पड़ती है, जो जफर की तलाश में उड़ान भर रहा था। उसी डर से टकर फिर से उन्हें नीचे ले जाकर बंद कर देता है। मोजिस की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। उसकी सांसें चल तो रही थीं, पर बहुत धीमी थीं। जफर ये सब देख पा रही थी। वो किसी भी हालत में अब और देर नहीं करना चाहती थी। वो अपना हाथ हथकड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फेल होती है। तब उसे एक ही रास्ता दिखता है। वो अपना अंगूठा तोड़ देती है ताकि हाथ को बाहर खींच सके, लेकिन हाथ फिर भी नहीं निकलता। अब आखिरी होप के तौर पर वो अपने ही दांतों से अंगूठे को चबाकर पूरी तरह अलग कर देती है, और जैसे ही उसका हाथ बाहर आता है, वो जल्दी से बंधन से मुक्त हो जाती है। उसी समय टकर नीचे आता है और इंजेक्शन से उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन जफर उसे चकमा देती है और खुद उसे कमरे के अंदर धकेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अब ऊपर जाकर वो बोट का सिस्टम स्टार्ट करती है, लेकिन टकर भी ऑल्टरनेट रास्ते से ऊपर पहुंच जाता है और पूरा सिस्टम बंद कर देता है। जफर के पास सिर्फ एक ही मौका था, फाइट और एस्केप। वो टकर से एक जबरदस्त फाइट करती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो पानी में कूद जाती है, क्योंकि उसे सामने एक आइलैंड दिखाई दे रहा था जहां शादी का रिसेप्शन चल रहा था। लेकिन जफर के हाथ से खून बह रहा होता है और पानी में शार्क्स भी मौजूद होती हैं। ऊपर से टकर भी एक छोटी बोट लेकर उसके पीछे लग जाता है। जफर जान बचाकर आइलैंड तक पहुंचती है, लेकिन वो कुछ कर पाए इससे पहले ही टकर उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके वापस अपनी बोट पर ले आता है। इस बार टकर को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि असली खतरा मोजिस नहीं बल्कि जफर है, इसलिए वो इस बार रोल बदल देता है। अब चेयर पर वो मोजिस को बांधता है और हार्नेस पर जफर को लटका देता है और अपना नया शो रिकॉर्ड करने की तैयारी करने लगता है। इसी बीच वहां एक ग्रेट व्हाइट शार्क आ जाती है, जिसे देखकर टकर तक हैरान रह जाता है, क्योंकि बाकी सारी शार्क उस शार्क के आते ही भाग जाती हैं। टकर काफी देर तक उस शार्क को देखता रह जाता है। उसे याद आता है कि बचपन में उसी ने उस पर हमला किया था, पर वो अब भी उस शार्क से मोहब्बत करता था। उसके मुताबिक वही उसका गॉड था। फिर वो बिना देर किए जफर को पानी में छोड़ देता है, पर जफर अब भी पूरी तरह होश में थी। टकर एक हार्पून उठाता है ताकि वो शार्क को उकसा सके, लेकिन वो हार्पून उसके हाथ से छूटकर जफर के पास पहुंच जाता है। जफर उसी हार्पून से खुद को फ्री करती है और पानी में गिर जाती है, जहां उसकी नजर शार्क पर पड़ती है और वो एकदम पास से उसे देखती है। शार्क उसकी तरफ आती जरूर है, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद उसे भी जफर में कुछ अलग दिखता है। वो भी एक सर्वाइवर थी जैसे वो खुद था। जफर को और भी हिम्मत मिलती है। वो दोबारा बोट पर चढ़ती है और टकर से एक जबरदस्त फाइट करती है। टकर ताकतवर होता है और जफर को ऑलमोस्ट दबोच ही लेता है, लेकिन तभी पीछे से बुरी तरह जख्मी मोजिस आ जाता है और टकर के सिर पर एक लोहे की रॉड से वार कर देता है। टक्कर का संतुलन बिगड़ जाता है और वो डेक से सीधे पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही टकर के जख्म से खून बहने लगता है और खून की गंध से वो सभी शार्क्स जिन्हें वो अब तक अपना गॉड समझता था उसकी तरफ खींची चली आती है। टकर डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कुछ ही सेकंड में वो सब शार्क्स उस पर टूट पड़ती हैं और टक्कर को बुरी तरह नोच नोच कर मार डालती हैं। जिस तरह उसने अब तक लड़कियों की टेप्स रिकॉर्ड की थी, अब उसकी मौत का लाइव शो चल रहा था, लेकिन अब कोई उसे देखने वाला नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जफर फ्लेयर गन उठाकर हवा में फायर करती है। वो सिग्नल ऊपर आसमान में एक चमकदार रोशनी के साथ फटता है। कुछ ही देर बाद दूर समंदर में एक पुलिस की
बोट दिखाई देती है। शायद मोजिस के अधूरे कॉल को ट्रेस करके वो सर्च टीम यहाँ तक पहुंची थी। जैसे ही बोट पास आती है, पुलिस वाले जफर और मोजिस को रेस्क्यू कर लेते हैं। मोजिस की हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन जफर उसे पकड़े हुए थी, उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। पुलिस बोट में बैठकर जफर उस आइलैंड को देख रही थी जहाँ उसका ये भयानक सपना खत्म हुआ था। वहीं मोजिस भी धीरे धीरे होश में आने लगता है। मोजिस उसकी तरफ देखता है और उसका हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, हम किसी रीजन से मिले हैं। जफर हल्की सी मुस्कान देती है। उस मुस्कान में डर था, दर्द था, लेकिन सबसे ऊपर था सर्वाइवल का जज्बा। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे